स्वस्थ तन मन, खुशहाल जीवन। तो मास्क सबको जरूरी है लगाना, अब ना चलेगा कोई बहाना। CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर मैं वनिता आ चुकी हूँ आपके लिए, आपका वो प्रोग्राम लेकर जिसमें आपके सेहत की बात होती है और बहुत सारी जानकारियां हमारे स्वास्थ्य से संबंधित आप तक पहुंचाते हैं हमारे हेल्थ एक्सपर्ट्स, हमारे डॉक्टर्स। तो डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत आपका CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शालिनी त्रिपाठी जी। डॉक्टर साहब आपसे हम ये पूछना चाहते हैं कि क्या कारण होते हैं कि बच्चा प्री मैच्योर पैदा हो। कई कारण होते होंगे, तो हम चाहेंगे कि पहले तो उन कारणों पर आप जरूर प्रकाश डालें कि क्या क्या वजहें हो सकती हैं शिशु के समय से पहले, जन्म लेने के। ममता जी, जैसे प्री मैच्योर बेबीज का जो कारण है उसमें मदर्स के न्यूट्रिशन से रिलेटेड कारण हो सकते हैं। अच्छा। तो जैसे अगर मदर जो है उसके अंदर उसको जो है उसका वेट अच्छा नहीं है, उसका न्यूट्रिशन स्टेटस अच्छा नहीं है या डाइट अच्छी नहीं ली गई है। इसके अलावा जो अगर डिजीज वाले प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे कि अगर मदर को कोई इन्फेक्शन है, उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, जैसे कि हमारे ब्लड प्रेशर उसका हाई है या डायबिटीज है, मेडिकल प्रॉब्लम्स जो हैं वो प्री मैच्योर बर्थ करा सकती हैं। इसके अलावा लोकल प्रॉब्लम होते हैं, यूट्रस के डिसऑर्डर्स होते हैं, फाइब्रॉइड है, लोकल कोई गांठ है। और कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ मदर्स में यूट्रस जो होता है वो 37 वीक से उनकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बहुत ज्यादा होती है और उन केसेस में हर बार उनको प्री मैच्योर बर्थ हो जाती है। अच्छा। और ये जो एक और ये बात हो रही है कि जैसे जैसे डेवलप हम लोग हो रहे हैं और आगे की तरफ, तो प्री मैच्योर बेबीज का जो बर्थ है वो बहुत इसकी संख्या जो है वो बढ़ रही। तो और ये भी देखा गया है कि जो डेवलप्ड वर्ल्ड है, यूरोपियन कंट्री है, वहाँ पे भी प्री मैच्योर बर्थ यहाँ से भी बहुत ज्यादा है। और हमारे यहाँ लेकिन टोटल क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो प्री मैच्योर बर्थ का मतलब वर्ल्ड का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है बिकॉज ऑफ द पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ द नंबर। तो ये सारे कारण हैं जिससे प्री मैच्योर बेबीज जो हैं वो फॉर्म होते हैं। ऑफ कोर्स अगर कोई ट्रॉमा हो जाता है, मदर गिर जाती है, तो यूट्रस में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सकते हैं। तो न्यूट्रिशन से लेकर के, ट्रॉमा से लेकर के, ये सारे रीजन जो हैं वो प्री मैच्योर बर्थ करा सकते हैं। अच्छा, तो डॉक्टर साहब कुछ चीजें तो इसका मतलब देखिए ट्रॉमा हो गया या कुछ इस तरह की जो चीज जो कि हमारे हाथ में नहीं है, चलिए उसको तो हम नहीं अवॉइड कर सकते, मगर कुछ चीजें तो हमारे हाथ में होती हैं, जैसे कि आपने बताया कि न्यूट्रिशन इज मतलब एक फैक्टर। तो मुझे बड़ा अफसोस है कि इम्पोर्टेंट है जी, तो मुझे लगता है कि बड़ा अफसोसजनक है ये कि जब माँ गर्भवती होती है कोई स्त्री, तो इतना उसका न्यूट्रिशन में गड़बड़ी हो जाती है कि बच्चा जन्म समय से पहले ले लेता है। ये बहुत ही दुखद परिस्थिति होगी अगर किसी घर में होगी तो, क्योंकि ऐसे में तो बहुत विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है डॉक्टर साहब। जी, तो इनफैक्ट प्रेगनेंसी में कहते हैं कि जो भी आपको जो डाइट होती है मदर की, उसका ध्यान इसलिए भी रखना है क्योंकि ना सिर्फ प्री मैच्योर बर्थ बल्कि उसके कारण बच्चा जो उसके पेट में पनप रहा है उसका प्रॉपर डेवलपमेंट और उसके अंदर उसका सही विकास, उसके अंदर और कोई प्रॉब्लम ना हो, जैसे कंजेनाइटल एनोमली भी देखी जाती हैं कुछ चीजों के प्रॉब्लमों के समय की कमी के कारण, और माँ के द्वारा ही बच्चे को सारे न्यूट्रिशन पहुँचने हैं। तो अगर माँ अच्छा खाना नहीं खाएगी, उसमें कॉन्सेप्ट होता है कि 1000 डेज, तो जो बेबी है माँ के अंदर से ही जो है वो डिजीजेस और जितनी चीजें होती हैं वो उसको फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिजीज है। तो मतलब फीटस के अंदर ही अगर कमी हो गई तो आगे जो वो बच्चा पैदा होगा उसके अंदर कमी होगी, आगे जाके जब वो बच्चा अडल्ट बनेगा तो जब वो पेट में था तो जिन तत्व की कमी थी वो उसको कैरी करेगा। तो ये एक फीटल ओरिजिन ऑफ अडल्ट डिजीज है। तो डॉक्टर साहब एक तो ये कारण है कि देखिए आपने बताया सिर्फ प्री मैच्योर डिलीवरी ही नहीं, और भी बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हो सकता है बच्चा समय से पैदा जरूर हो मगर उसमें और बहुत सारी समस्याएं लेकर वो पैदा हो, अगर हम माँ गर्भवती जो महिला है उसके खान पान की अगर विशेष ख्याल उसका ना रखें तो। और एक तरफ बड़ा विरोधाभास, एक तरफ हम महिला दिवस मनाते हैं और एक तरफ हम उस महिला का ही ध्यान नहीं रखते हैं जो गर्भवती हुई है।
तो शायद डॉक्टर साहब इसीलिए बचपन से, जब से बेटी जन्म लेती है तब से कहा जाता है कि आप नींव को मजबूत करिए, उस बच्ची को अच्छा पालन पोषण करिए, और अच्छे पालन पोषण में उसके बेहतर खान पान की व्यवस्था शुरू से होनी चाहिए, ताकि जो है जड़ मजबूत हो, और तब आगे चलकर जब वो गर्भ में अपने उसके बच्चा आए तो वो उस समय और बेहतर तरीके से उसको संभाल पाए और एक स्वस्थ बच्चा वो जन्म दे पाए और स्वस्थ समाज भी दे पाए हमारे समाज को। तो ये चीजें तो हैं, एक बहुत मतलब एक बहुत मेजर फैक्टर। तो इस पे हम कहेंगे कि अगर सार इसका लिया जाए तो ये बताया ही जाता है आप लोगों के द्वारा कि अच्छा खान पान, कई बार जो है डाइट दोगुनी हो जाती है क्योंकि आप भी खा रहे हैं और गर्भ में पल रहा आपका बच्चा भी उसी खुराक में पल रहा है। तो बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। खान पान में क्या होना चाहिए शामिल, इस पर तो हम लोग बहुत सारे डिस्कशंस कर चुके हैं। और कोई कारण है जिस पर कि आप चाहेंगी कि हम लोग चर्चा करें और अपने श्रोताओं तक वो बात पहुंचाएं कि इस बात को आप रूल आउट कर सकते हैं, आपके हाथ में है, ताकि प्रीमेच्योर बेबी ना हो या फिर बच्चा जन्म ले तो उसमें कोई समस्या ना हो? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो ये प्रीमेच्योर जब कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह शुरू हो जाते हैं तो जो बच्चा पैदा होता है तो उसके जो प्रॉब्लम होते हैं, कि सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि लंग्स मैच्योर होने चाहिए। अच्छा। तो खासकर 8 महीने से पहले जो बच्चे पैदा हो जाते हैं जी, उनके जो फेफड़े होते हैं 34 हफ्ते से पहले जी, हमारे फेफड़े जो होते हैं उनका डेवलपमेंट नहीं होता है। और अगर ये बच्चा इस तरह का कोई बेबी डिलीवर होता है तो उसके अंदर वो बच्चे जो हैं वो उनको सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन देनी पड़ती है पैदा होते ही, और वो बच्चे कई बार वेंटिलेटर की भी उनको जरूरत पड़ती है। ओके। तो अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी प्लान कर रहे हैं, मतलब प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो गए हैं जी, और उसको नहीं रोका गया, मतलब पहले तो जो गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं वो आपको कुछ ऐसी दवाइयां देते हैं कि वो किसी तरह से आगे प्रोलॉन्ग हो जाए, तो दैट बच्चे का फेफड़ा जो है वो डेवलप पूरा विकसित हो जाए। लेकिन अगर वो नहीं रुक पाती है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं रुक पाते हैं, तो डिलीवरी करानी ही पड़ती है। अच्छा। तो उस स्थिति में डिलीवरी एक ऐसे सेंटर से आइडियली करानी चाहिए, माँ को रेफर कर देना चाहिए डिलीवरी से पहले जी, वो जहाँ पे बच्चे के लिए पूरा उसके रेस्पिरेटरी, उसके फेफड़े को मैनेज करने के लिए ऑक्सीजन और बच्चों के डॉक्टर और NICU की सुविधा उपलब्ध हो, वेंटिलेटर की भी सुविधा हो तो बहुत अच्छा है। क्योंकि जब एक्सपेक्टेड है कि बच्चे के अंदर जरूरत पड़ेगी और तब आप बच्चा जब डिलीवर हो जाए तब उसको सीरियस स्थिति में अगर लेके भागेंगे भी तो बच्चा बहुत सीरियस हो जाएगा। जी जी। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि कोई भी डिलीवरी जो 34 वीक से पहले होती है वो NICU वाले हॉस्पिटल में होनी चाहिए, जहाँ पे नियोनेटल इंटेंसिव केयर यूनिट है। जी जी। दूसरी बात ये होती है इनको मैच्योर करने के लिए माँ को, बच्चा जो फीटस है उसके अंदर मैच्योरिटी लाने के लिए माँ को स्टीरॉयड के इंजेक्शन तुरंत लगना है। कोई भी डिलीवरी जो 34 वीक से पहले है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस हैं कि उनको स्टीरॉयड, डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन के इंजेक्शन जो हैं वो 4 इंजेक्शन बच्चे को नहीं के लिए माँ को लगते हैं। अच्छा। और उसमें से 4 में से अगर एक भी इंजेक्शन माँ को लग गया है तो ये बहुत ज्यादा कारगर होता है उसके फेफड़े को मैच्योर करने में। सारी रिसर्च में प्रूव है। अच्छा। तो वो रेफर कर देती हैं ANMs या जो भी पेरिफेरीज में विमेन है उनके लिए भी यह है कि एक इंजेक्शन लगा के ही माँ को रेफर करें, ताकि जितना टाइम मिल रहा है मैच्योरिटी के लिए वो हो जाए। ओके ओके। ये 2 बातें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। अच्छा। अगर प्रीमेच्योर डिलीवरी हो गई है जी लेडी जी, तो डॉक्टर साहब देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है, मानी सी बात है। कुदरत ने जब गर्भ में बच्चे को दिया तो उसका एक सिस्टम है कि मतलब इतने दिन में या इतने महीने में ये चीज विकसित होगी, इतने महीने में इतने दिन में ये चीज विकसित होगी। तो उसी तरह से आपने बताया कि लंग्स जो हैं वो 8 महीने के बाद विकसित होती हैं। तो अगर 8 महीने से पहले बच्चा जन्म लेता है तो ये समस्या बहुत गंभीर। 34 हफ्ता है, जैसे हम 40 हफ्ते पे बच्चे को डिलीवर होना है जी जी, तो अगर 34 वीक से कम पहले ही डिलीवरी हो जा रही है ओके, तो लंग्स के लिए आपको स्टीरॉयड देना है। ओके। तो ये देखिए कितनी इम्पोर्टेंट बात है जो कि हमें समझनी है।
और उसके लिए हम प्रीमेच्योर डिलीवरी ना होने पाए उसके लिए हमें क्या करना है, हम उस पर भी जल्दी ही लौट कर आते हैं। मगर ये बहुत ही आवश्यक जानकारी हमें लगता है कि हमारे सभी जो श्रोता हैं वो सुन रहे हैं, जिनके घर में बच्चे हैं या जिनके घर में बच्चे जन्म ले सकते हैं या आसपास जो भी लोग हैं, आप उनको भी ये जानकारी दे सकते हैं कि ये समस्या हो सकती है। क्योंकि डॉक्टर साहब फेफड़ा ही अगर सही नहीं होगा विकसित तो सांस जो कि एक सबसे बड़ा आधार है जीवन का, वो ही नहीं ठीक से हो पाएगी तो कितनी बड़ी समस्या हो सकती है बच्चे के लिए। और ये एक बहुत आवश्यक जानकारी डॉक्टर साहब फिर आपसे मिली। और हमें याद आता है डॉक्टर साहब कि हम लोगों को दादी नानी लोग होती थी, मदर्स भी होती थी, जो पुराने लोग होते थे, हमेशा एक बात कहते थे कि जब बच्चा गर्भ में हो तो 8वां महीना जो है वो बड़ा क्रूशियल होता है। उस समय में यात्रा ट्रैवल ना करना, क्योंकि उस समय में जी ये और मुझे लगता है कि अभी आप लोग भी इस बात की हिदायत जरूर देती होंगी। यस। हाँ, तो अब जो कॉन्सेप्ट यही है कि अपना तो ट्रॉमा और गिरने का और उन सब चीजों का तो ध्यान रखना ही चाहिए गर्भावस्था वाली लेडी को। हालांकि ये नहीं कहते हैं कि बिल्कुल बेडरिडन हो जाएं, क्योंकि बॉडी में एक्टिविटी बहुत जरूरी है। जी तो आपको मूव करना है, आपको सर्टेन कुछ एक्सरसाइज भी जो रेकमेंडेड है इस पर्टिकुलर फेज में वो कर सकते हैं। लेकिन यात्रा ट्रैवल ये सब अवॉइड करना चाहिए। जी, क्योंकि आप जब यात्रा कर रहे हैं तो आप पता नहीं किस वाहन से जा रहे हैं, कभी झटका लग सकता है, कभी गिर सकते हैं, ये सब चीजें हैं। और यात्रा के दौरान मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ ही गई तो उस समय कैसे मैनेज होगी, वो सब चीजें मुश्किल होंगी। तो अब मुझे समझ में आता है कि ये 8वें महीने पर इतना जोर क्यों दिया जाता रहा होगा, यही कारण होगा। हमेशा हमने सुना, अपने सब जो पुरखे पुरनिया होते थे कि 8वें महीने में बहुत सतर्क रहना है, घर में रहो, आराम से रहो, जो रोजमर्रा के काम है वो करने बहुत जरूरी है। जो आपने बताया कि हाँ, रेगुलर एक्टिविटीज भी बहुत जरूरी हैं, क्योंकि वो मदद करती हैं आपको डिलीवर जब बच्चा होता है उसको करने में। दर्द आपको कम होगा अगर आप बहुत एक्टिव हैं तो फिजिकली। और बहुत अच्छी अच्छी चीजें। अब तो डॉक्टर साहब योग भी बताया जाता है कि कुछ जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं वो किस तरह का योग करें, किस तरह की एक्सरसाइज है वो भी अच्छी होती है। क्योंकि अब महिलाएं जो हैं झाड़ू पोछा इस तरह के कामों में बहुत सारी संलग्न नहीं होती हैं, कई सारी का डेस्क जॉब होता है, कई सारी आराम ही कर रही हैं घर में। तो वो सब चीजें जो हैं अब एड ऑन की जा रही हैं आप लोगों की ओर से कि आप ये सिंपल एक्सरसाइजेज हैं जो आप कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी इतनी फिट रहे कि हो सकता है आपको नॉर्मल डिलीवरी भी हो जाए। तो जो कि आजकल बड़ी कम हो गई है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है बिकॉज ऑफ दीज नॉर्मल डिलीवरी जो है वो होना बहुत ही थोड़ा सा दर्द होता है, बट उसके भी अपने बहुत सारे फायदे होते हैं जी। और मतलब आगे जाके तो आपको इतने बड़ी सर्जरी से आप नहीं होकर गुजरते हैं, बिल्कुल। एंड जो वो मेजर सर्जरी है सिजेरियन, उसको कहना आसान होता है, बट ये भी कई सारे अपने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जी जी। तो नॉर्मल डिलीवरी अगर किसी की होती है तो ये बहुत अच्छी बात है उसके लिए जी। और ये भी देखा जाता है कि जब बच्चा नॉर्मल बर्थ कैनाल से जब वो पास होता है जी, तो वो एक नॉर्मल फ्लोरा से एक्सपोज होता है। ओके। वो भी बच्चे के जो माइक्रोबायोटा होता है, जो नॉर्मल फ्लोरा होता है, वो डेवलपमेंट करने में सहायक होता है। ओके। ये जो नॉर्मल माइक्रोबायोटा का कॉन्सेप्ट है कि जब ऐसे ही निकालेंगे आर्टिफिशियल तरीके से जो कुदरत ने नहीं बताया है, तो वो एक्सपोजर बच्चे को नहीं मिलता है, तो वो उसके जो फायदे होने चाहिए थे वो नहीं मिलेंगे। दूसरा, जब नॉर्मल बर्थ कैनाल से बेबी पास होता है तो उसके जो लंग्स होते हैं उसके ऊपर एक स्क्वीजिंग इफेक्ट होता है। स्क्वीजिंग इफेक्ट से जो लंग्स में हम जब पैदा होते हैं तो मेनली एयर की जगह पानी भरा होता है एल्वियोलाई में, तो वो पानी क्लियर होने में उसका एक अच्छा रोल है। ओके। जैसे बच्चे उनको ब्रीदिंग इश्यूज बहुत कम आते हैं, वनस्पति जो LHCS के बच्चे सिजेरियन से पैदा होते हैं बच्चे, अच्छा, उनके अंदर उनको वो एडवांटेज जो उसका बर्थ कैनाल का स्क्वीजिंग इफेक्ट वाला है वो नहीं मिल पाता है। ओके। तो हर चीज का एक नुकसान और फायदा है जी। वो लगता बहुत है कि उस समय दर्द कैसे होगा और ये होगा, एक छोटी सी उसमें अगले दिन ही बीमार चलने फिरने लगती है। ऑपरेशन के बाद में मदर जो है वो बहुत डिफिकल्टी है। और वो सब अगर किसी की नॉर्मल डिलीवरी हो रही है, कोई डॉक्टर, कई बार लोग भी आजकल कहते हैं कि नहीं हमें नॉर्मल डिलीवरी नहीं करानी जी। तो लोगों को ये समझना चाहिए कि हर चीज का एक इंडिकेशन है। अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रही है तो नॉर्मल डिलीवरी करानी चाहिए, वो उससे ज्यादा अच्छी और कोई बात नहीं।
जी जी। और देखिए डॉक्टर साहब की कितनी जरूरी बातें आपने बताई। हम लोग तो यही सोचते थे कि माँ के लिए ही अच्छा होता है कि वो सीजेरियन नहीं होता है और नॉर्मल होता है, मगर आपने कितनी जरूरी बातें बताई कि बच्चे के लिए भी ये कितना फायदेमंद लाभप्रद है। ये वो कितनी सारी और चीजें उसको वो मिलती हैं जो कि सिजेरियन सेक्शन जब हम करते हैं, जब हम आर्टिफिशियल तरीके से डिलीवरी कराते हैं तो बच्चा उन चीजों से वंचित रह जाता है। और जब हम इस तरह से भी अगर इस चीज को समझें कि अगर माँ की सिजेरियन सेक्शन होता है तो उसके बाद माँ को कितने दिन तक उठने बैठने हर चीज में समस्या होती है, तुरंत वो चल फिर नहीं सकती है, तो वो चीज कहीं ना कहीं बच्चे के लालन पालन में भी वो प्रभाव छोड़ती है। अगर स्तनपान की बात करें, असमर्थ होगी, ऑब्वियसली कराने में दिक्कत होती है। जी जी। और कई बार ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है तो मदर एनीमिक हो जाती है। जी, तो इस तरह से टांगों में दर्द होता है। हाँ, तो इनडायरेक्टली भी वो कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव छोड़ती है वो चीज। भाई किसी को समस्या अगर हो ही जाती है उत्पन्न और आवश्यकता हो ही जाती है सिजेरियन सेक्शन की तो वो बात इतर है, मगर जब तक संभव हो हम लोग नॉर्मल के लिए ही जो है हमेशा कोशिश करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा डॉक्टर साहब कि आजकल बहुत सारी महिलाएं आती हैं और कहती कि नहीं पेट काट के बच्चा निकाल दीजिए, मुझे वो दर्द नहीं चाहिए। तो उनको ये नहीं समझ में आता कि वो बाद का दर्द कितना तकलीफदेह होगा। जो इस दर्द को अगर आप सहन कर लेंगे तो सिजेरियन सेक्शन के बाद की जो तकलीफें होती हैं उन सब को, जो लंबी होती हैं, जो अच्छी नहीं होती हैं आपके लिए भी, आपके लिए बच्चे के लिए भी, आप वो चीज जो है आप उससे बच जाएंगे। तो ये बहुत ही आवश्यक जानकारी डॉक्टर साहब देखिए आपसे मिली, जो बाल रोग विशेषज्ञ होने के नाते आपने जो बहुत अच्छी बातें बताई, बच्चे के लिए कितनी अच्छी हैं वो चीजें। हमको तो ये सोचकर अच्छा लग रहा है क्योंकि आज तक हम लोग ये जानकारी, मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को ये बातें पता हैं। ये बहुत आम बात है मगर ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है जो कि श्रोताओं तक, माओं तक, परिवारों तक, सब तक पहुंचनी बहुत जरूरी थी। आपने बताई, उसके लिए बड़ा धन्यवाद डॉक्टर साहब आपको। चाहे हो कोई बीमारी या आए कोई महामारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी, निपट लेंगे सबसे कितनी मुश्किल हो भारी। जो स्वस्थ जन्म ले बच्चा। हर गुरुवार सुनिए कार्यक्रम स्वस्थ तन मन खुशहाल जीवन, CMS कम्युनिटी रेडियो 90.4 मेगाहर्ट्ज पर। स्वस्थ तन मन खुशहाल जीवन।